हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। बात करेंगे 4 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाना है। जैसे ही आप वहां चले जाते हैं, ऊपर ही ऊपर मैं इसका लिंक अपलोड कर दूंगी। आपको ना ही तो टेलीग्राम ओपन करने की कोई वो होगी कि आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, हमारी पीडीएफ के लिए आपको 5-10 रुपये या कोई भी फीस करनी होगी। नहीं, बिल्कुल भी आपको एकदम फ्री मिलेगी पीडीएफ। तो बात करते हैं 4 अप्रैल 2026 करंट अफेयर की। देखिए, सभी पीडीएफ आपको यहीं मिलने वाली हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हैं, ऊपर ही ऊपर मैं लिंक डाल देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल पूछा है। विश्व जागरूकता दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, सी विश्व जल दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, 4 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बी अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। थोड़ी सी चर्चा खदान जागरूकता दिवस के बारे में करते हैं। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, क्या चीज़ है जो हमें अलग बनाती है। करंट अफेयर तो आपको और भी बहुत सारे चैनल पर मिल जाएगा। एक तो हमारी डेली टू डेली वीडियो आपको मिलेंगी, एक भी दिन इसमें मिस नहीं होता। और दूसरी बात, हम क्लास में ही याद करवाने का ट्राई करते हैं। तो देखो, प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि हाल ही में आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभावी हुआ है। कौन सा आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभावी हुआ है। ए 1 जनवरी 2026, बी 1 मार्च 2026, सी 1 अप्रैल 2026, डी है 4 अप्रैल 2026। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसका सही जवाब है सी 1 अप्रैल 2026। तो देखो, नया आयकर अधिनियम 2025 अभी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, जिसमें 60 साल पुराने 1961 के अधिनियम की जगह ली है। इसका उद्देश्य कराधान ढांचे को आधुनिक और सरल बनाना है। ठीक है, दोबारा देखते एक बार। हाल ही में आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभावी हुआ। ए 1 जनवरी 2026, बी 1 मार्च 2026, सही जवाब है 1 अप्रैल 2026। तो ये हमारा सही जवाब होगा। एक बार दोबारा इसको पढ़ते हैं कि नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, जिसने कितने साल पुराने 60 साल पुराने 1961 के अधिनियम की जगह ली है। इसका उद्देश्य कराधान ढांचे को आधुनिक और सरल बनाना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्या किया है, ROSCTL योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो रोस्टिल योजना जो है, ROSCTL योजना किसने लिया है निर्णय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय। सही जवाब बी रहेगा, वस्त्र मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय ने परिधान और गारमेंट्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट योजना को 30 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। किसने बढ़ाया है, क्या निर्णय लिया। देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने रोस्टिल योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो सही जवाब रहेगा वस्त्र
मंत्रालय, या आपको ऑप्शन मिल जाएगा कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा अग्रेय क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रही जो अग्रेय है वो क्या है? क्या वो एक परमाणु पनडुब्बी है? क्या वो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट फर्स्ट है? या वो लड़ाकू विमान है? या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? तो ये अग्रेय है, ये क्या है, ये पूछा गया है। सही जवाब रहेगा बी। क्या जवाब रहेगा? बी रहेगा, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है ये। तो देखिए, अग्रेय भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला का एक पोत है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई ने निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने या 24 महीने? सही जवाब रहेगा इसका 15 महीने। कितने महीने? 15 महीने। देखिए एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कि आरबीआई ने निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है? तो वैश्विक व्यवधानों के बीच भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए, किसकी सहायता? भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए आरबीआई ने निर्यात वसूली की समय सीमा 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है ब्रिजोपोरस कनाडी जो हाल ही में खबरों में था वो किस राज्य में खोजी गई एक प्रजाति है? तो ब्रिजोपोरस कनाडी, ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल, डी मेघालय। सही जवाब सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रिजोपोरस कनाडी क्या है? एक प्रजाति है जो किस राज्य में खोजी गई है? अरुणाचल में खोजी गई है। तो अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में फफूंदी यानी कि फंगी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम भारतीय माइकोलॉजिस्ट कनद दास के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों को किस श्रेणी के ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य की है? ई 10 ईंधन, नेक्स्ट है 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, सी ई 50 ईंधन, डी है 100% इथेनॉल। सही जवाब है बी। क्या जवाब रहेगा सही? बी रहेगा, 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। थोड़े से देखते हैं चीज़ को कि अप्रैल 2026 से केंद्र सरकार ने भारत भर के पेट्रोल पंपों पर ई 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है, जिसका न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर रोन 95 होगा, यानी कि 95 होगा। यह उच्च श्रेणी का ईंधन भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को पूरा करता है, जो आयात निर्भरता कम करने, उत्सर्जन घटाने और इंजन के बेहतर प्रदर्शन के लिए पेश किया गया है। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साधना सप्ताह 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़ना है। साधना सप्ताह 2026, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम में यही मान लो जो क्वेश्चन नंबर 8 में अभी आपको बता रही हूँ, ये आ गया कि साधना सप्ताह 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम तो सीधा पढ़ेंगे यही, लेकिन अगर क्वेश्चन ये हुआ साधना सप्ताह 2026 का मुख्य उद्देश्य नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, क्वेश्चन को एकदम फ्री माइंड से एकदम अच्छे से पढ़ना है, दिमाग का संतुलन रखते हुए। ए है खेल प्रोत्साहन, बी सैन्य क्षमता निर्माण, सी अनुकूलनीय विकास और मानवीय योग्यता को सशक्त बनाना, डी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण।
सही जवाब रहेगा इसका सी, अनुकूलनीय विकास और मानवीय योग्यता को सशक्त बनाना। दोबारा देख लेते हैं एक बार कि साधना सप्ताह 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है अनुकूलनीय विकास और मानवीय योग्यताओं को सशक्त बनाना। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनुकूलनीय विकास और मानवीय योग्यताओं को सशक्त बनाना, यह पहल केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 250 से अधिक प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को साझा राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रयास में एक साथ लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हाल ही में नया सेतु AI चैटबॉट का शुभंकर दिशिका का उद्घाटन किसने किया है? तो कई जगह तो मोदी जी भी आ रहे हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य नहीं, जो मूल उद्घाटन है वो किया है उपराष्ट्रपति ने। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आते। तो देखो, हाल ही में नया सेतु AI चैटबॉट और शुभंकर दिशिका का उद्घाटन किसने किया? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी कानून मंत्री, सी गृह मंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। सही जवाब क्या रहेगा? डी रहेगा, भारत के उपराष्ट्रपति। देखो इसकी व्याख्या कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्याय सेतु AI चैटबॉट और इसके आधिकारिक शुभंकर दिशिका का उद्घाटन किया। ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ईरान के खिलाफ अभियानों में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी इटली। तो किस देश ने हाल ही में ईरान के खिलाफ अभियानों में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया है? सही जवाब रहेगा स्पेन। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य व्यस्तताओं और अपने रुख को दर्शाते हुए ईरान के खिलाफ संचालन में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। तो नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम निर्यात तैयारी सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, युविका कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? ए DRDO, बी इसरो, सी CSIR, डी ICAR। सही जवाब रहेगा इसरो। तो युविका कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो इसरो की है ये पहल। देखो कैसे कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की पहल है, जो स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के रुचि पैदा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपदा जोखिम सूचकांक की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है? पहले ये चीज़ देख लो अच्छे से कि किसका सूत्र बताना है हमें। आपदा जोखिम सूचकांक, पहला है DRI, दूसरा है DRI, तीसरा DRI, चौथा DRI। कैसे? संकट प्लस जोखिम प्लस संवेदनशीलता, फिर है संकट गुणा जोखिम गुणा संवेदनशीलता, सी है संकट माइनस जोखिम, डी है संकट प्लस जोखिम और ऑब्लिक संवेदनशीलता। सही जवाब रहेगा डी, संकट जोखिम
संकट प्लस जोखिम ऑब्लिक संवेदनशीलता। तो DRI ये पहले तो क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला है DRI हर्ज, ये हर्टज वाले जो ये फॉर्मूले नहीं होते क्या, इस प्रकार से DRI, डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पावर ग्रिड, क्या नाम है, पावर ग्रिड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए है RK सिंह, बी है बुर्रा वामसी राम मोहन, सी अजय त्यागी, डी सुमित शर्मा। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी बुर्रा वामसी राम मोहन। व्याख्या है, बुर्रा वामसी राम मोहन ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। तो पावर ग्रिड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है, बुर्रा वामसी राम मोहन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। कौन सा बांध, करीबा बांध। ए नील नदी, बी कांगो नदी, सी जाम्बेजी नदी, डी नाइजीर नदी। तो सही जवाब रहेगा सी जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी पर स्थित करीबा बांध चर्चा में है क्योंकि यहाँ 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। समझ में आई ये चीज़ कि करीबा बांध किस नदी पर है, तो सही जवाब रहेगा जाम्बेजी नदी। अब बात करेंगे कि 4 अप्रैल को किन किन हस्तियों का जन्म हुआ है। फिर बात करेंगे किन किन हस्तियों की मृत्यु हुई है आज ही के दिन। तो वैसे तो देखिए हस्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। तो 4 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति, सबसे पहले है 4 अप्रैल 1889 जन्म हुआ माखनलाल चतुर्वेदी का। हमें पता होना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी को हम पढ़ रहे हैं तो क्या है इनमें ऐसा, तो ये हिंदी जगत के कवि थे, लेखक और पत्रकार थे। फिर 4 अप्रैल 1905 नरपेन चक्रवर्ती जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनेता थे। फिर है 4 अप्रैल 1908 जन्म हुआ बेगम एजाज रसूल का, जो भारतीय विधानसभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। दोबारा देख लो इनका नाम क्या है, बेगम एजाज रसूल, भारतीय विधानसभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। फिर है 4 अप्रैल 1933 नाम है बापू नांदकर्णी, ये पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। अब बात करते हैं 4 अप्रैल को किन किन लोगों का निधन हुआ, इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। तो 4 अप्रैल को हुए प्रमुख निधन आपके सामने हैं। 2021 में शशिकला जो क्या थी, भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध खलनायिकाओं में से एक। फिर 2019 वेदवती वैदिक, प्रमुख उपनिषदों और आख्यानों, अवधारणाओं, पदों और शब्दों की युक्तियुक्त व्याख्याकार थी। फिर 1995 हंसा मेहता जो भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थी। फिर 4 अप्रैल को 1987 को अघे जो सचिनानंद हीरानंद वात्स्य नाम है इनका, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। अब बात करते हैं कि 4 अप्रैल को देश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। तो देखो 4 अप्रैल की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1858 तारीख है 4 अप्रैल, सन है 1858। रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजी सेना के साथ भीषण युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ना पड़ा था। आगे है 1905 कांगड़ा भूकंप। तो भारत की कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, वो एक विनाशकारी वहाँ भूकंप आया जिसमें 20,000 लोग मारे गए। बताया था ना मैंने कि ऐसे ही घटनाएं पड़ेंगी जिन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया है, यानी पूरे देश पर प्रभाव डाला है, पूरे देश पर उस चीज़ों का असर हुआ है।
आगे 1910 श्री अरबिंदो आध्यात्मिक गुरु और स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो पुडुचेरी पहुंचे। बाद में उनके साधना का वो प्रमुख केंद्र बना। नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं 1949 परवीन बाबी का जन्म। तो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बाबी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। एक राजस्थान में है जूनागढ़, गुजरात में भी है। फिर है 1889 माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। फिर 1904 को क्या घटनाएं हुई कि एल सहगल का जन्म हुआ, जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायक और कलाकार कुंदन लाल सहगल का जन्म हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 2004 में ऐसा क्या हुआ, भारत नेपाल सीमा पर माओवादियों ने 18 भारतीय तेल टैंकरों में आग लगा दी थी। अब 2013 में हुई घटना ठाणे इमारत हादसा। महाराष्ट्र के ठाणे के इमारत गिरने से 70 लोगों की मौत हुई थी। अब बात करते हैं कुछ नेशनल न्यूज़ की जो करंट अफेयर की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रक्षा से। तो सुनिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए माउंटेन रडार सिस्टम की आपूर्ति हेतु बेल के साथ 1950 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आगे है ऊर्जा और पर्यावरण। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एनर्जेटिक इंडिया 2026 रिपोर्ट जारी की, जो भारत के ऊर्जा परिदृश्य का डाटा प्रदान करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज़ ही हैं ये भी। अब है नीति। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए पीएम ई ड्राइव सब्सिडी को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। फिर है तकनीक, एआई। CCRA ने आयुर्वेदिक अनुसंधान को 13 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अनुवादी एआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्लास में ध्यान रखें। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए पीएम ई ड्राइव सब्सिडी को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। फिर है तकनीकी एआई। CCRA ने आयुर्वेद संस्थान को 13 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अनुवादनी एआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अवसंरचना सुरक्षा। DGCA और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने विमानन क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आगे है वित्तीय। वित्त मंत्रालय ने QIF 27 अप्रैल जून 2026 के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आगे है दुर्घटना या स्थानीय। तो बिहार के नालंदा में मंदिर के पास एक दुखद हादसे की खबर आई है। जो बड़ी खबरें हैं वही साझा कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो बैंकिंग और व्यापार। सबसे पहले है वॉलमार्ट फर्स्ट। वॉलमार्ट $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी बनी है। वॉलमार्ट फर्स्ट तो $1 ट्रिलियन पार पहुंची है, ये मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी बनी है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो रूस की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो खबरवस्क चर्चा में है। कौन है चर्चा में? खबरवस्क। आगे है पर्यावरण नीति। न्यू स्टार्ट। संधि की समाप्ति के बाद परमाणु हथियार की प्रसार की चिंताएं। तो ये करंट अफेयर की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ें थी हमारी। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, जिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आई बात है
कि आपको करंट अफेयर की जो अम्मी मैंने वीडियो बताई है, पढ़ाई हमने पढ़ा है साथ मिलकर, उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मिलेगी जैसे ही आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे ऊपर ही ऊपर मैं लिंक डाल दूंगी, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको हमारी वीडियो टेलीग्राम पे या पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। बहुत सारे चैनल हैं, ज़्यादातर चैनल ऐसे ही हैं जो टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो हो सकता है आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो या आपके टेलीग्राम का अकाउंट आपके पास नहीं हो, तो आप सीधा भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।